हेलो फ्रेंड। बीआरएस क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि भूषण है और आज मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूं, जो मानचित्र है। सबसे पहले इसके जो पिछले के पिछले अध्याय में, अध्याय सेकंड में आपको ये बताया गया था कि उस समय उसमें ग्लोब के बारे में बताया गया था। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं इसमें थोड़ा सा। तो ग्लोब क्या होता है ना कि पूरे पृथ्वी पर एक रेखा खींची जाती है। अगर पूरे पृथ्वी की बात की जाएगी तो उस क्षेत्र, उस केस में आपको ग्लोब ग्लोब ही आएगा। लेकिन जब हमें किसी एक एरिया की जब बात की जाएगी, एक छोटे जैसे कि पूरे ग्लोब पर हमारे भारत का जो अगर मानचित्र चाहिए, ठीक है, या किसी अदर कंट्री का चाहिए, या हमारे हमारे किसी छोटे एरिया स्टेट हो या कोई भी गांव हो, उस क्षेत्र में क्या होगा कि अगर उस क्षेत्र में हमें किसी चीज को जानना होगा तो हम क्या करेंगे? पूरे ग्लोब को तो हम नहीं देखेंगे ना। आप देखते होंगे ग्लोब में जब खोलने जाएंगे, अगर अपने क्षेत्र के बारे में अगर सर्च कीजिएगा तो सर्च करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो अगर पूरे ग्लोब का अगर फिगर दिया जाए तो मान लीजिए अगर पूरे विश्व के, क्योंकि पूरे विश्व में पूरा ग्लोब, पूरे कंट्री हो, महाद्वीप हो, हर चीज होता है जो ग्लोब में होता है। ठीक है। अब उसमें अपने इंडिया का अगर बारे में जानना हो तो बहुत बारीकी से हर चीज उसमें मेंशन नहीं होगा। उसमें बड़े बड़े चीजों के बारे में थोड़ा बहुत दर्शाया गया रहेगा। ठीक है। तो जब हमें एक छोटे से चीजों के बारे में जानना होगा, छोटे से क्षेत्र के बारे में जानना होगा, तो उसमें हमें मानचित्र की आवश्यक पड़ती है। वहीं इस चैप्टर में मानचित्र के बारे में बताया गया है। अब चलिए, मानचित्र तो बहुत प्रकार के होते हैं। अब देखिए, एक चीज है ना कि एक ही मानचित्र में आपको सब कुछ नहीं दे दिया जाएगा। मान लीजिए इंडिया का ही मैप होता है तो एक फिजिकल मैप होता है। ठीक है। और एक क्या होता है, राजनीतिक मैप होता है, या फिजिकल मैप होता है। उसके बाद से आपको पॉलिटिकल मैप होता है। ठीक है। थीमेटिकल मैप होता है। तो ये सबका अलग अलग दायित्व है। इस मानचित्र में अलग अलग जो भी पॉलिटिकल है, या फिर आपको फिजिकल है, या आपको थीमेटिकल है, तो इसमें अलग अलग चीजें सब दर्शाई गई है। अलग अलग चीज। अब इसमें भी क्या है ना कि अगर जहाँ पॉलिटिकल है, मान लीजिए किसी आपको स्टेट के बारे में जानना है, वहां पे क्या होगा ना कि वहां पे आपको फिजिकल मैप के बारे में उसमें सब कुछ भर देगा। तो फिर आपको किसी स्टेट में किसी गांव को सर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो सब चीज को अगर उसमें भर दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपके एरिया में उसमें नदी, तालाब, रास्ता, सब कुछ उसमें डाल दिया जाएगा, या इंडिया ही है, कोई स्टेट के बारे में डालना, तो स्टेट में तो बहुत कुछ है ना। तो क्योंकि पठार हर एक क्षेत्र में सब कुछ मिल जाएगा। अगर एक स्टेट की बात की जाएगी तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। पठार छोटा मात्रा में मिले, पर्वत कुछ भी छोटा मात्रा में मिले, या समतल भूमि है, या जो भी चीजें हैं, रोड है, या जो भी चीजें हैं, पर्वत है, कुछ भी है। तो इस केस में नदियां है, झरना है। अब क्या कीजिए, आपको एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना होगा, तो क्या कीजिएगा? अगर उस तरह से सब कुछ उसमें मिक्स रहेगा तो फिर आपको फिर खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपको एक एक मैप ऐसा होगा जिसमें सिर्फ एरिया के बारे में लोकेशन दिया जाएगा, और एक मैप ऐसा होगा जिसमें कि पर्वत, पठार, या आपको नदियाँ, जो भी चीजें हैं, जंगल, जो भी चीजें, वो दर्शाया गया होगा, उसका अलग अलग कलर के फॉर्म में दर्शाया होगा, जिससे कि आपको समझने में आसान होगा। ठीक है। और अब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। उसी तरह से ये सबको मिक्स करके ग्लोब में अंकित कर दिया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, ग्लोब में बहुत मात्रा में सब कुछ नहीं शो किया जाता है। ठीक है। उसको अगर छोटे मात्रा में देखना है, अपने एरिया के बारे में देखना है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको मानचित्र पे आना पड़ेगा। ठीक है। वही चीज क्या है, इस मानचित्र में आपको समझाया गया है। अब चलिए, इसको थोड़ा सा लाइन बाय लाइन हम इसको समझे कि क्या इसमें दिया गया है। चलिए, ठीक है। अब देखिए, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमा होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। जब पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना, क्योंकि हमें अब तो अपने डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के बारे में जानना हो तो पूरा ग्लोब तो नहीं खोल के बैठ जाएंगे ना। लेकिन जब हम अपने पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होगा। जो ग्लोब है उतना उपयोगी साबित नहीं होगा। अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमें मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। पृथ्वी का जो मानचित्र बना हुआ है ये तो गोलाकार है, लेकिन इसको एक चपटा क्षेत्र में, क्योंकि मैप जो दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए कि इंडिया का ही मैप है, तो एक चपटा क्षेत्र में उसको दर्शाया गया है। अब ये पृथ्वी तो गोल है ना, बॉल की तरह गोल है। अब उसको कैसे आप एक चपटा क्षेत्र में दर्शा सकते हैं? लेकिन फिर भी इसको अंकित किया गया है। ये असंभव है इसको अंकित करना। ठीक है। फिर भी इसको अंकित किया गया है। तो अब देखिए,
अब देखिए, आप देखिए, मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एक एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एटलस ही है। ठीक है, एटलस में सब कुछ दिया गया है, पॉलिटिकल है, आपको राजनीतिक मानचित्र है, या आपको फिजिकल मानचित्र है, भौतिक मानचित्र है, या थीमेटिकल मानचित्र, या बहुत सारे मानचित्र है उसमें दर्शाया गया है। वो सबको अलग अलग करके आप जब आप एटलस खोलेंगे तो देखेंगे वो हर एक पेज पे उसके जैसे स्टेट है, कोई स्टेट है तो उसके बारे में या वर्ल्ड लेवल पे दिखाया गया। तो एक पेज पे आपको क्या होगा, पॉलिटिकल देगा, एक पेज पे फिजिकल देगा। ठीक है, उसी पेज पे उसी के बारे में दिया रहेगा। जैसे हमारा स्टेट ही है, ठीक है, स्टेट के बारे में पूरा पॉलिटिकल के में दर्शाया जाएगा, फिर उसी का फिजिकल के रूप में क्या क्या वहां पे नदियां पठार पहाड़ है तब उसको दर्शाया गया है। तो क्या होता है कि वो सारी चीजें जो पूरे ग्लोब का जो भी चीज होता है वो एक एक किताब के फॉर्म में उसको बनाया जाता है। ठीक है, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाए, अब मान लीजिए कि सब स्टेट होता है प्लस प्लस उसमें तब एक एटलस बन जाता है। अब हमें सबको अगर हमें अपने एक स्टेट के बारे में, एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना हो तो अलग है, एक अलग मैप हो जाएगा। लेकिन अगर हमें सारे स्टेट या सारे कंट्री के बारे में जानना हो तो उसके लिए तो हमें एक किताब की तरह एक चाहिए, जिसे हम एटलस एटलस बोलते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों से तथा अलग अलग पैमाने पर खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी होती है। ग्लोब से ज्यादा जानकारी हमें मानचित्र पे होता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ को नीचे वर्णित किया गया। अब जो भी प्रकार के होते हैं उसको नीचे वर्णित किया गया, जैसे भौतिक मानचित्र होता है जिसको फिजिकल मैप बोलते हैं। अब पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां उसको होती है, जैसे पर्वतों, जो ये सब प्राकृतिक आकृतियां हैं, इसको बनाया नहीं गया है। पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए मानचित्रों को भौतिक या ऊंचावच, इसको या तो भौतिक बोलिए या तो कहा जाता है। ठीक है, वहीं राजनीतिक, जिसको पॉलिटिकल मैप कहा जाता है, उसमें क्या दर्शाया जाता है, राज्यों के बारे में बताया जाता है। राज्यों का मानचित्र होता है, उस पर रेखा होता है, चित्र होता है, नगरों का होता है, शहरों का होता है, गांवों का होता है। विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उन उन्हीं सीमाओं को दर्शाने के लिए मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो कि इनके अलावा होती है, जैसे कि थीमेटिक मानचित्र किसको बोलते हैं। अब देखिए, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए, अभी के डेट में तो चलिए सब कुछ हमें आइडिया है, लेकिन पहले जब सिर्फ हमारे पास ये गूगल मैप या कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती थी तो उस समय लोग कैसे सब कुछ को समझ पाते थे। वो मानचित्र पे अंकित किया हुआ जो भी चीज होता है वो सारी चीजें उस पर डिनोट किया रहता था, जिससे कि वो समझ जाते थे। उसी मैप को देख के वो समझते थे कि ये चीज यहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि सड़क का मानचित्र होता था। ठीक है, वर्षा मानचित्र होता था, वन का मानचित्र होता था, वन का रेखा अलग होता था, उद्योग आदि सबको दर्शाया गया रहता था एक मानचित्र पे। ठीक है, अगर उसका उसका भी, जिसको कि हम थीमेटिक मैप कहते हैं, उसका भी एक अलग मैप बनता था। वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि थे। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र, जिसमें सड़क, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग, जो भी चीजें दर्शाई गई हो उसको क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों को में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया गया है। जैसे इन मानचित्रों को अलग अलग उचित मानचित्र नामकरण किया गया है। जैसे दूरी के हिसाब से देखा गया, दिशा और प्रतीक। ठीक है, जैसे दूरी के हिसाब से मान लीजिए कि यहाँ से अमेरिका का अगर डिस्टेंस हमको जानना है तो मानचित्र पे कैसे जानेंगे। अब इतना लंबाई तो हम खींचेंगे नहीं ना मानचित्र पे। हम अपने स्टेट से अगर अमेरिका की लंबाई देखेंगे तो उसका मानचित्र पता नहीं खींच पाएंगे। या यहाँ से मान लीजिए कि दिल्ली जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट से किसी दूरी पर, मान लीजिए कि नॉर्थ से साउथ इंडिया के, नॉर्थ कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाना हो, तो उतना लाइन तो नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं है। तो उसको एक बड़े से रेखा को, जैसे कि 500 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उतना ही मान लीजिए 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा मानचित्र पे। तो इससे में आ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर होता है। तो इसी तरह से चीजों को दूरी के हिसाब से एक इन मानचित्रों को, थीमेटिक मानचित्रों में दूरी के हिसाब से तीन रूपों में इसको माना गया, रखा गया, जिससे कि हमें समझना इसको मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, मानचित्र एक आरेखण होता है, समझ गया, जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे कर पूरे विश्व को या उसके एक भाग को छोटा कर, समझे, छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। पूरे विश्व को अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो नहीं ना हो सकता, छोटा करके उसको कागज पर दर्शाया जाएगा। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींची जाती है। जो मानचित्र होता है वो छोटे पैमाने पर खींची जाती है, लेकिन इसे इतना सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। समझ गया।
कि उसको मान लीजिए एक पेज पे पूरा आप देखते हैं कि एक पेज पे पूरा किताबों में पूरा मैप दर्शा दिया जाता है जिसमें सब कुछ रहता है, ठीक है। तो कैसे होता है, उसके हिसाब से उसको दर्शाया जाता है। मान लीजिए कोई स्टेट बड़ा है और कोई स्टेट छोटा है तो उसको छोटा फॉर्म में भी दर्शाया जाता है, कोई स्टेट बड़ा है तो उसको बड़ा एरिया लिया जाता है। तो ये सब चीजें होती है जो उस मानचित्र में दर्शाएगा, तभी संभव हो सकता है, तभी तो हम समझ पाते हैं देख के मानचित्र में, अच्छा ये स्टेट बड़ा है, ठीक है, ये स्टेट छोटा है, ये डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, ये डिस्ट्रिक्ट छोटा है, उसको देख के, क्योंकि उसमें दर्शाया गया था। उसी तरह से रोड है, जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाने चुना जाता है। पैमाना, जिसको मतलब एक बड़ी बड़ी दूरी को एक छोटे छोटे दूरी में कन्वर्ट जब किया जाता है तो उसके लिए एक पैमाना चुना जाता है, ठीक है। पैमाने एक दायरा चुना जाता है। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जो पैमाना होता है स्थल पर, जो मानचित्र होता है, ठीक है, जो स्थल पर जो दिखाया गया दूरी है, इस चीज को समझिए। स्थल पर वास्तविक जो दूरी होती है, मान लीजिए कि उसकी दूरी 500 किलोमीटर है, ठीक है। 500 किलोमीटर इज टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इसको एक अनुपातिक रूप में माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी क्या है, 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र में 2 सेंटीमीटर अपनाया गया। मतलब 10 किलोमीटर इज टू 2 सेंटीमीटर, तो मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो ऐसे दर्शाया गया है, तो उसको क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसमें एक अंकित कर दिया जाएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे अंकित कर दिया जाएगा जिसका जो डिस्टेंस होता है, तो दूरी में व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा, अब वो पूरे रेखा चित्र का उसमें पैमाना हो गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल 5, जो रेखा चित्र का पैमाना क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले, अब तो सर्च कर लेते हैं कितना किलोमीटर है, गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले के लोग क्या करते थे, इसी सब पैमाने के आधार पर उसकी किलोमीटर की डिस्टेंस जो दूरी होती थी उसको समझ पाते थे, ठीक है। बीच की दूरी को पता लगा सकते हैं, ठीक है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता, अब देखिए, ये तो मान लीजिए कि एक छोटा सा एरिया हो गया, जैसे आपका गांव हो गया, वहां गांव के बीच, गांव में जब स्कूल का जो गांव से मान लीजिए शहर का जो डिस्टेंस है उसमें तो किलोमीटर में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के एरिया में मापा है, लेकिन जब क्या होता है ना, मापा जाता है। लेकिन जब क्या होता है कि जब हम किसी बड़े महाद्वीप, अब महाद्वीप में तो बहुत सारे कंट्री होगा ना, अब बड़े महाद्वीप को जब हम कागज में दर्शाएंगे, जैसे एशिया महाद्वीप ही है, ठीक है, तो इसको कागज में दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, उसकी दूरी को दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे। अब क्या होगा, उसका जो बड़ा पैमाना होगा, जैसे मैं आपको बोला, अब वहां 500 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर कर देगा या 5 सेंटीमीटर कर देगा। अब देखिए, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करेंगे। अब उसमें क्या होगा, और छोटा पैमाना होगा, जो हम 5 सेंटीमीटर, जो हम 10 किलोमीटर पे 2 सेंटीमीटर लेते थे, अब 500 किलोमीटर पे 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं या 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मानचित्र में 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर ले सकते हैं को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने वाले पैमाने का उपयोग करते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने का, जब छोटे क्षेत्र को दर्शाना है, तो बड़े पैमाने को, मान लीजिए कि आपका गांव है तो उसको छोटे पे क्यों दर्शाना है, ठीक है। उसके लिए तो आपके गांव में जब आपका देखे होंगे लैंड वोड, आपके पास कागज होगा, पूरे गांव का कागज आप लोग के पास, किसी न किसी के पास होगा या मुखिया के पास होगा, कोई भी प्रधान के पास होगा, तो उसमें पूरे गांव का सारा मानचित्र होगा, तो क्या छोटा होगा क्या, जो इंडिया का मैप होगा उतना ही बराबर उसका भी होगा। जो एक मैप होता है, नॉर्मल जो मैप होता है, उसी तरह वर्ल्ड के मैप के बराबर वो भी होगा। तब उस आधार पे तो वो बहुत बड़ा हो गया ना, एक गांव के आधार पे बहुत बड़ा मैप हो गया। तो उसी तरह से क्या होता है, जिस स्थल पर 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर, अब क्या हो गया, यहाँ जहाँ 500 किलोमीटर इज टू 5 सेंटीमीटर था, अब यहाँ पे क्या होगा, 500 मीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ गया, दर्शाया गया है जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने पर मानचित्र कहा जाता है। अब इसको जहाँ पे बड़े लेवल पे सब कुछ दर्शाया जाएगा, जहाँ पे बहुत सारी कंट्री होगी, तो उसको छोटे पैमाने के मानचित्र कहा जाएगा। लेकिन जब जहाँ पे छोटे से गांव होगा, जितना छोटा होगा उसको बड़े पैमाने पे मापा जाएगा। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करती है, सही बात है। मान लीजिए कि आपके गांव के बारे में जानना हो, जहाँ डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आप डिस्ट्रिक्ट का मानचित्र खोलिएगा तो पूरा सब कुछ नहीं दिया होगा। जहाँ आपको गांव का, मान लीजिए आपका जो गांव है, ठीक है, उसके उसके इर्द गिर्द क्या है, मंदिर है, तालाब है, बहुत सारे स्कूल है, धर्मशालाएं हैं, बहुत सारी चीजें अगर होगी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थोड़ी दिखाएगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारा गांव होता है, तो सब चीज हर गांव को
ये करके इंडिकेट करके हर गांव में क्या क्या है, ये मुश्किल है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के मानचित्र में दिखाना। ठीक है, जहाँ की एक गांव का अगर खोला जाएगा तो उसमें सब कुछ दर्शाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे। अब चलिए, अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक गांव का मानचित्र है, देख रहे हैं? एक गांव का मानचित्र में क्या है, यहाँ पीओ है, पोस्ट ऑफिस है, एक सामुदायिक केंद्र है, ये सब कुछ इसमें दर्शाया गया ना। यहाँ पेड़ है तो वो भी दर्शाया गया है, खेल का मैदान यहाँ पे है, ठीक है, वो भी दर्शाया गया, दुकान कहाँ पे है, कुआं कहाँ पे है, विद्यालय कहाँ पे है, विकास का घर कहाँ पे है, शीला का घर मतलब अलग अलग लोगों का घर कहाँ है, करीम का घर कहाँ है, फलोद्यान कहाँ पे है, ये सब कुछ इसमें दर्शाया गया है ना। लेकिन अगर इस सबको दर्शाना होगा अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मानचित्र पे, ये सबको दर्शा सकता है? नहीं दर्शा सकता ना। तो इसलिए छोटे जो बड़े पैमाने पे जो मानचित्र मानचित्र होते हैं उसमें हर चीज को अंकित करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि छोटे लेवल पे उसको दिखाना है। ठीक है, अब चलिए, अब एक क्या होगा, एक हो गया दूरी, एक हो गया दिशा। ठीक है, अब दिशा को देखते हैं। अब दिशा के आधार पे भी तो इसको देखा जाएगा। मान लीजिए कौन सा क्षेत्र किस दिशा में है, इसको भी तो देखा जाएगा। तो अब दिशा के आधार पे फिर इसको मापा गया, जो थीमेटिक मानचित्र है उसको दिशा के आधार पे भी इसको तीन भागों में जैसे बांटा गया, दूरी हो गया, दिशा हो गया और प्रतीक हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिशा के आधार पे भी तो उसको देखना पड़ेगा ना, कि कैसे कौन सा क्षेत्र, मान लीजिए कि अब इसी को देखा जाए, इसी को देखा जाए, सामुदायिक केंद्र है। अब यहाँ पे नॉर्थ मान लिया गया, ईस्ट वेस्ट और साउथ मान लिया गया, अब यहाँ पे ये मान लिया गया। तो इसको अब यहाँ पे हम इसी इंडिकेशन को देख लिए तो अब कैसे पता चलेगा कि पेड़ कहाँ पे है? ठीक है, तो इसको तो बिना दिशा का तो हम नहीं समझ पाएंगे ना। या एक हो गया ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, फिर साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, अब इस आधार पे अगर हमको विकास का घर जानना होगा तो कैसे जानेंगे? साउथ वेस्ट की तरफ है, ठीक है, या खेल का मैदान किधर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, या समुदाय केंद्र किधर है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ऐसे ऐसे तो हमको तो एक दिशा भी तो, दिशा का भी तो अंकित करना पड़ेगा, दिशा के बारे में भी तो अंकित करना पड़ेगा, तभी तो हम उस चीज को समझ पाएंगे। अब देखिए आगे देखिए, अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिने तरफ, ठीक है, तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर ऊ, अक्षर ऊ लिखा होता है, ऊ मतलब उत्तर। ठीक है, अब देखिए इसको इसलिए लिखा जाता है ना, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। अब देखिए, क्योंकि सबको दर्शाने की क्या जरूरत है एक मैप पे, यहाँ पे जो दर्शाया गया ना, यहाँ पे देखिए, सबको दर्शाने की जरूरत नहीं। अगर ये वाला क्षेत्र उत्तर हो गया तो मान आप तो समझ पाएंगे ना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, एक दिशा को अब सबको लिखने की तो यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। ये साउथ हो गया, तो इसीलिए किसी एक दिशा को दर्शाया जाता है उसमें, कि बाकी सब लोग समझ जाएंगे उस मैप को देख के। ठीक है, जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। सही बात है। अब देखिए, चारों मुख्य दिशाएं, जो चार जो मुख्य दिशाएं हैं, कौन कौन से हैं? उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, दिखाया गया है। वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। समझ में आ गया? ये जो मेन तो ये उत्तर पूर्व हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, या साउथ ईस्ट हो गया, चाहे ये सब चीजें, ये मेन नहीं है। जो मेन इसको मान गया है उसके बाद से इसको इस रेखाओं को खींच दिया गया। बीच में चार जो दिशाएं हैं, जैसे उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से, किसी भी इन दिशाओं की मदद से, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है, तो इन दिशाओं की मदद से इनको भी हम खींच पाते हैं, स्थान पर सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब जो 4.1 में जो चित्र दिया गया उसी के बारे में दर्शाया गया कि विकास का घर कहाँ पे है, सामुदायिक केंद्र कहाँ पे, खेल का मैदान, दुकानों का, इस सब के बारे में दर्शाया गया। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए, हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक् सूचक मतलब क्या हो गया? कंपास, जो हमारे मोबाइल पे होता है। ठीक है, कंपास होता है और उसमें क्या होता है, एक ही इंडिकेशन होता है, एक ही डायरेक्शन होता है। कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन दिया रहता है। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन दिया, मतलब उत्तर दक्षिण के, मतलब उस कंपास में ना कहीं भी कैसे भी उसका डायरेक्शन ऐसे ही बना रहेगा, नॉर्थ का साउथ का। बाकी आप उसको कंपास में देखते होंगे, बाकी आप इसको अपने हिसाब से वो समझ पाएंगे। वो सिर्फ नॉर्थ साउथ का ही डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, दिखाता तो सबका है उसके हिसाब से, बाकी नॉर्थ साउथ में ही उसका सुई रहता है। जिधर नॉर्थ साउथ होगा उधर वो सुई घूम जाएगा। मान लीजिए कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो फिर ये सुई इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब मान लीजिए इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, या इधर ही इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो फिर सुई पर इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक नॉर्थ है, बाकी आप इसको घुमा लीजिए, घुमा के देख लीजिए, बाकी आप समझ सकते हैं कि फिर अगर इधर नॉर्थ है तो इधर ईस्ट होगा, इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए,
बहुत सारी चीजें हो गई। अब दूरी तो हो गया, अब हमें एक चीज बचा, प्रतीक। प्रतीक के हिसाब से भी हम किसी एरिया के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, ठीक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के में विभिन्न आकृतियां हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी चीजें हैं, जो मान लीजिए रोड है, मान लीजिए रोड है, और फिर उसी उसी एरिया में रेलवे लाइन भी है, उसी एरिया में छोटा लाइन है, ठीक है, उसी एरिया में गांव का लाइन है, उसी के बगल में मान लीजिए कि यहाँ पे एक तरह से मान लीजिए कि ये वाला रोड है, ठीक है, और उसी के जस्ट बगल में एक रेलवे लाइन गुजरा हुआ है, उसी के जस्ट बगल में एक छोटा सा सर्विस लाइन जो गांव का लाइन गुजरा है, ये मेन एनएच हो गया, ठीक है, ये रेलवे लाइन हो गया, और ये गांव का लाइन हो गया। तो इसको कैसे सबको तो इस तरह लाइन दे देने से फिर समझ में नहीं आएगा ना कि कौन सा लाइन क्या है, कौन सा ट्रेन का लाइन है, कौन सा गांव का लाइन है, कौन सा एनएच जो हाईवे है उसका मेन लाइन है, मेन रोड है, ठीक है। इसीलिए सबको तो अलग अलग टाइप का डिजाइन, सबको अलग अलग मतलब कि रेखा बनाना पड़ेगा ना, उसका डिजाइन ही अलग होगा, उसका चित्र ही अलग होगा, तभी तो हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसी को इसमें क्या किया है, प्रतीक के ऊपर जैसे उसका अलग अलग प्रतीक दिया जाएगा तभी तो हम समझ पाएंगे। तो जैसे कि पुल है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कोई भी चीज है, उसको दर्शाया जाएगा, ठीक है। पक्षी है, चाहे पोस्ट ऑफिस है, चाहे कुछ भी है, हॉस्पिटल है, कुछ भी है, ये सबको तो दर्शाना पड़ेगा, सब सबके लिए एक अलग अलग चित्र तो दर्शाना पड़ेगा, तभी तो हम समझ पाएंगे मैप में, अच्छा ये चीज यहाँ पे है। तो उसी के लिए एक प्रतीक का होना जरूरी है। जैसे भवनों है, सड़कों है, पुलों है, वृक्ष है, रेल की पटरिया है, कुएं दिखना संभव नहीं होता है, ठीक है, या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है, सबको तो हम बनाएंगे नहीं ना। आप एक चित्र पे, और अगर हमको कुआं बनाना हो या हॉस्पिटल बनाना, तो हॉस्पिटल का चित्र हम नहीं ना बनाएंगे उस पे, ठीक है, उसका एक इंडिकेशन हम दे देंगे, ऐसे चाहे कुछ भी हो सकता है, तब समझ में आ जाएगा लोगों को, हाँ, अच्छा हॉस्पिटल है, ठीक है। तो उसी तरह से है, तो सबको दिखाना संभव नहीं है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, मतलब कि निश्चित अक्षर में लिखा जाएगा, या तो जैसे पोस्ट ऑफिस है पीओ लिख दिया जाएगा, पीटीओ लिख दिया जाएगा, पीएस, पुलिस स्टेशन है तो पीएस लिख दिया जाएगा, इस तरह से। तो निश्चित छाया और रंगों चित्रों, अब देखिए जैसे पर्वत पठार है, ठीक है, तो चाहे पेड़ पौधे हैं तो उसको क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे, चाहे पर्वत घास होगा तो पेड़ का इंडिकेशन दे दिया जाएगा, घास को एक ग्रीनरी टाइप का डाल दिया जाएगा, घास बना दिया जाएगा। तो उसी तरह से उसका कलर होगा, कलर जैसे ग्रीन होगा, जैसे मरुस्थल का जो एरिया होगा वहां पे क्या होगा, पीलापन टाइप का दिखाया जाएगा, जहाँ पे ग्रीनरी, जहाँ पे मान लीजिए कि उत्तर क्षेत्र में जो भी है, जहाँ पे हरा भरा क्षेत्र है वहां पे घास का हरा रंग का दिखाया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है। तो उस अब जैसे कोई पर्वत है, जो कोई पठार है वो सूखा है, उसको घास फूस नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा, एक पीले रंग से या ब्राउन कलर से दिखाया जाएगा, ब्राउन कलर से दिखाया जाएगा। लेकिन वहीं जब जो पर्वत जो आपको पूरा घास से भरा हुआ है, ग्रीनरी से भरा हुआ है, उसको हर तरीके से दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस सब चीज का अलग अलग इंडिकेशन, जिसको हम देख के मानचित्र में समझ जाते हैं कि अच्छा अच्छा ये जो पर्वत है पठार है, ये सूखा हुआ है, इसमें कोई ये नहीं है, ये मरुस्थल टाइप का एरिया है, ठीक है। तो अब देखिए उस सब चीज को दर्शाना पड़ेगा, रंगों में चाहे किसी में उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थानों से अधिक जानकारी प्राप्त होता है, क्योंकि जो भी चीजें होगा ये कम स्थान पे दिया जाएगा, ठीक है, जिससे अधिक जानकारी, इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को, क्योंकि सारे क्षेत्र में अलग अलग टाइप का भाषाएं बोली जाती है, मान लीजिए सड़क होगा तो कहीं और पे सड़क को कुछ और ही बोला जाएगा, लेकिन कोई एक इंडिकेशन होगा जिसको कि सारे वर्ल्ड में दिखाया जाएगा, तो समझ जाएगा कि अच्छा इस इंडिकेशन का मतलब ये हो गया। जैसे कि अब ये नहीं है कि हमारे यहाँ एक ग्रीनरी का मतलब घास होता है तो दूसरे कंट्री में ग्रीनरी का मतलब कुछ और ही हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज जो भी है इंडिकेशन दिया गया है, भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तो आप चिन्हों की सहायता से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, चाहे ये जब चिन्ह है, क्या अदर कंट्री में थोड़ी है, दूसरा कुछ और थोड़ी हो गया, वहां पे भी वही है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, वहां पे भी वही सब चीजें हैं, समझ गया। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे छोटा है, रेलवे लाइन है, जैसे बड़ी लाइन है, मीटर लाइन है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब इसको कैसे दर्शाया गया, जैसे बड़ी लाइन है तो इसको इस तरह से दर्शाया गया, मान लीजिए छोटी लाइन है जो मीटर लाइन है, ठीक है, तो उसको इस तरह से, जो छोटी लाइन होती है उसको इस तरह से दर्शाया गया, और जो रेलवे स्टेशन है उसको इस तरह से दर्शाया गया, ठीक है। अब देखिए सड़कें हैं, पक्की सड़कें होगी और कच्ची सड़कें होगी, तो जो पक्की सड़कें होगी इस तरह से होगी, और कच्ची सड़कें होगी टूटा टूटा होगा, ठीक है। अब सीमा, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य और जिला, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगा उसका इंडिकेशन इस तरह से होगा, जो राज्य का सीमा होगा उसके ऊपर ज्यादा डॉट डॉट होगा, और जो जिला का सीमा होगा उस तरह से होगा, ठीक है। अब देखिए नदी है, कुआं है, तालाब है, नहर है, पुल है। अब नदियों को देखिए, नदियों की तरह दिखाया गया, ठीक है, कुआं को कुआं एक ब्लैक सा बना दिया गया, उसके बाद से तालाब है, एक छोटा सा एरिया में आपको पानी जैसे जैसे ब्लू, जो भी इंडिकेशन दिखाता होगा वो आपको समुद्र या पानी का रूप ही दिखाता है, ये सब कलर से मतलब होता है। अब यहाँ पे ग्रीन नहीं कर सकता है, ये वाले क्षेत्र में अगर पानी है तो पानी में ब्लू ही हमेशा, मानचित्र में आप देखिएगा ब्लू रंग का ही आपको सब चीजें दिखेगी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, नहर है। अब नहर को कैसे दिखाएगा, ठीक है, नहर को इस तरह से दिखाएगा,
एक लाइन है, ठीक है, उसके बाद से जो पुल है, पुल को इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है, ये इसके अलावा और कुछ पुल के बारे में कोई दूसरा इंडिकेशन नहीं हो सकती, सब जगह यही दिखाया जाएगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, अब पोस्ट ऑफिस को पीओ लिख दिया जाएगा, मतलब पोस्ट ऑफिस समझ जाएगा लोग, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम ऑफिस होगा तो पीटीओ लिख दिया जाएगा, जो पुलिस स्टेशन होगा पीएस लिख दिया जाएगा। बस्ती और कब्रिस्तान का भी इंडिकेशन, क्योंकि एक छोटे से क्षेत्र में सब कुछ अगर जानना हो, क्योंकि सबको, अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा आदमी आपके गांव में आ रहा है तो उसको कैसे समझ में आएगा कि ये सब चीजें कहाँ पे होगा, तो पूछने से तो अच्छा है कि वो मैप में देख ले। या अभी के जमाने में चलिए ये इतना सारा साधन हो गया, लेकिन जो ये तो उस समय से बना है, जब मतलब बहुत पुराने समय से ये सब मैप बना हुआ है, जिस समय सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है, और इसी के हिसाब से लोग चलते थे, ठीक है। अब बस्ती को इस तरह से इंडिकेशन दिया गया, लेकिन जो कब्रिस्तान है उसको इस तरह से दिखाया गया। पेड़ है, उसको पेड़ की तरह हल्का सा बना दिया गया, ग्रीन, घास है जो घास को इस तरह से दिखाया गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो था, यहाँ पे था, आप इन चिन्हों की सहायता से के द्वारा द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा, आप समझिए, इस ये जो मानचित्र है इनका विश्वव्यापी भाषा है, इनको हर कोई समझ सकता है, हर जगह पे यही सब चीजें हैं, वहां पे अलग अलग नहीं दिया, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय, सबका पूरा इंटरनेशनल सहमति है इन प्रतीकों के रूप में। एक रूढ़ प्रतीक, इसे क्या होता है, ये एक रूढ़ प्रतीक है, ठीक है। रूढ़ प्रतीक मतलब क्या हो गया कि ये माना जाने वाला, रूढ़ मतलब हर जगह इसी को माना जाएगा, प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक दर्शाए गए हैं, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। अब ये है बसंतपुर है, यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या है, पेड़ है, ठीक है, ये रेलवे लाइन है, छोटी लाइन है, ये क्या है, इस तरह से सब कुछ दिया है, रेलवे स्टेशन है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया। अब इसको देख के समझ जाएंगे ना, नदी है, विश्वविद्यालय है, विद्यालय, ये सबका इंडिकेशन दिया गया है। तो इसको हम समझ सकते हैं, जो सुंदरपुर गांव और इसके आसपास क्षेत्र को जो दर्शाया गया। आप देखिए, विभिन्न विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है, ये भी रंग जो है हर जगह यही मिलेगा। उदाहरण के लिए, समानता नीला रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है, भूरा रंग का पर्वतों के लिए किया जाता है, पीला रंग का पठारों के लिए किया जाता है, हरा रंग मैदानों के लिए किया जाता है, मैदान जहाँ पे हरा भरा चित्र होता है वहां पे मैदानों के लिए किया जाता है। अब रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथास्थ और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन का आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के समकक्ष दिखाने के लिए, मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना बना सकता है, ठीक है। इस प्रकार कच्चे आरेखन का को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, सिंपल है, मान लीजिए कि किसी को जानना हो तो हम तो नॉर्मल किसी घर में बैठे रहते थे, कोई किसी को अगर बताना होता है कि अच्छा ये गांव यहाँ पे है, अच्छा ये मंदिर यहाँ पे है, तो हम अपने घर से क्या करते हैं ना, उसको एक इंडिकेशन बनाते हैं ना, एक चित्र बना के दे देते हैं, अच्छा ये इधर से जाना है, और इधर से ये राइट मुड़ जाना है, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना है, फिर यहाँ से ये कर देना, तो ये क्या हो गया, और फिर यहाँ पे एक इंडिकेशन देना, अच्छा यहाँ पे तुमको एक स्कूल मिलेगा, स्कूल से तुम राइट मुड़ जाओगे तो क्या होगा, एक मंदिर मिलेगा, मंदिर से आप लेफ्ट मुड़ जाओगे तो आपको ये सब चीजें, यहाँ पे एक तालाब मिल जाएगा। तो ये सब चीजें क्या करते हैं हम अपने, क्योंकि ये चीजें उसमें दर्शाया मानचित्र में तो होगा, लेकिन वो अपने हिसाब से होगा, लेकिन हम जो सिर्फ इस लोकेशन से इस लोकेशन के पहुंचने का सिर्फ वो मानचित्र हम बनाएंगे, वो रेखा चित्र बनाएंगे, जो यहाँ से यहाँ तक इसके आसपास का जो भी चीज होगा वो हम दिखाएंगे उसमें, वो मेरे द्वारा बनाया गया होगा, उसमें ना कोई लाइन होगा। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस वहां पे 500 मीटर को भी एकदम एकदम उसको उसके हिसाब से हम खींच रहे हैं, 500 मीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इतना बड़ा लाइन खींच दिए, फिर यहाँ से इस तरह इतना बड़ा, ये सब नहीं। हमको मन करेगा तो इतना लंबा खींच देंगे, मन करेगा तो इतना छोटा खींच देंगे, मन करेगा तो ऐसे बना देंगे। ये अपने द्वारा बनाया गया जो मानचित्र होता है उसको रेखा चित्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलो। अब देखिए, एक छोटे से क्षेत्र को, अब ये खाका क्या होता है, ठीक है। खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र कहा जाता है, ठीक है। अब ठीक है, गांव को अगर बड़े पैमाने पे खींचा जाएगा, ठीक है, एक छोटे क्षेत्र, गांव को भी मत मानिए, ठीक है, एक छोटा सा जो एरिया होगा उसको बड़े पैमाने पे मापा जाता है, जैसे कि आपका घर ही है, ठीक है। जैसे आगे बढ़िए, इसमें क्या दिया हुआ है, एक बड़े पैमाने पे मानचित्र में हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिससे मानचित्र में दिखाया नहीं गया है,
अब आपके कमरे का लंबाई चौड़ाई सब कुछ मानचित्र में थोड़ी दिखाया गया है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। जो भी आपका घर का जो डिजाइन होता है, चाहे जो एरिया होता है, उसको एक खाके पर ही मापा जाता है ना, कि ठीक है ये इतना एरिया है, ठीक है इतना सेंटीमीटर इधर है, इतना सेंटीमीटर इधर है। वो एक्चुअल में जितना होता है, जितना मीटर होता है, जितना दूर में होता है, जितना कट्ठे में होता है, तो सब कुछ इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, वो किस पे? एक खाके पे, जिसको कि हम एक खाका बोलते हैं। ठीक है, उसको हम मानचित्र नहीं बोल सकते, उसको सबका अलग अलग नाम है, तो उसको हम एक खाका बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो जानकारी आपको दी गई, जो एक मानचित्र में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो उम्मीद करते हैं कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए।